जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, गुनयाक्सु अपनी सेक्रेटरी को बोलता है इस ब्लड को जाके लैब में टेस्टिंग कराओ कि ये ब्लड सेंजुनियो का है। तभी सेक्रेटरी यान वहाँ से चली जाती है। तभी हमारी फैमिली गुनयाक्सु के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है थैंक यू गुनयाक्सु। तभी गुनयाक्सु हमारी फैमिली के चेहरे को पकड़ते हैं और बोलते हैं तुम्हें मैंने बोला था, तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही नॉर्मल बिहेव करो। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है थैंक यू गुनयाक्सु। तभी गुनयाक्सु हमारी फैमिली को सामने लाते हुए बोलता है तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी गुनयाक्सु ये बोलते के साथ हमारी फैमिली के माथे में किस कर देता है। और फिर गुनयाक्सु बोलता है मैं जब तक तुम्हारे पास रहूँगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अब आगे फिर हमें हमारे फैमिली के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्रेटरी यान ब्लड के टेस्टिंग के रिपोर्ट्स ला रही होती है। तभी सेक्रेटरी यान गुनयाक्सु को कहती है प्रेसिडेंट गॉन और मिस चिंगलियू ब्लड टेस्टिंग के रिपोर्ट्स आ चुके हैं। तभी सेक्रेटरी यान रिपोर्ट को पढ़ते हुए बोलती है रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वो जो सोफे पे ब्लड गिरा था वो पूरी तरह से मिस्ट्रेस लू का ही है, लेकिन वो उसका नॉर्मल ब्लड है। और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि सेंजुनियो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये सुनते ही गुनयाक्सु चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या। तभी हमारी फैमिली भी चौंकते हुए बोलती है क्या वो प्रेग्नेंट नहीं थी। रिपोर्ट्स को देख के लगता है कि सेंजुनियो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो बस नाटक कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर उसने मुझे फंसाने की कोशिश की कि मैंने उसे धक्का देके उसके बच्चे को मार दिया। तभी गुनयाक्सु आगे बढ़ के हमारे फैमिली को पकड़ता है और बोलता है तो चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं मिस्ट्रेस लू से मिलने के लिए और देख लेते हैं कि और वो कितना नाटक करती है प्रेगनेंसी का। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है ठीक है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंजुनियो बेड पे होती है और जिनित्सु ओयांग और उसकी मम्मी वहाँ खड़ी हुई होती है। तभी उसकी मम्मी बोलती है उस चुड़ैल चिंगलियो ने मेरे पोते को मार डाला। तभी ओयांग भी गुस्से से बोलती है मॉम, भाभी ने अपने बच्चे को खो दिया सिर्फ चिंगलियो की वजह से, ये सारी गलती चिंगलियो की है। तभी जिनित्सु अपने हाथ को जोर से टेबल पे मारता है। तभी वो अपने माथे पर हाथ रखता है और फिर बोलता है चिंगलियो, तुमने जो किया है उससे तुम बिल्कुल भी बचने वाली नहीं हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सब सुनते हुए सेंजुनियो भी खुश हो रही होती है मन ही मन। और तभी वो मन ही मन बोलती है चिंगलियो, पहले जो भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अभी में जो हुआ है उससे तुम्हें लू फैमिली बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। तभी सेंजुनियो नाटक करते हुए रोते हुए जिनित्सु को बोलती है जिनित्सु, अब हमारे बच्चे को इस दुनिया में कोई भी नहीं ला सकता है वापस, हमने हमारे बच्चे को खो दिया। ये सब बोल ही रही होती है। तभी सेंजुनियो के दरवाजे का गेट खुलता है और हमारी फैमिली और गुनयाक्सु अंदर आ रहे होते हैं। तभी हमारी फैमिली बोलती है डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ करना सेंजुनियो। गुनयाक्सु और हमारी फैमिली को देख के ओयांग और उसकी मदर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं। तभी जिनित्सु गुस्से से हमारी फैमिली को चिल्लाते हुए बोलता है चिंगलियो, चिंगलियो, तुम आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे सामने आके मुझे अपना चेहरा दिखाने की। तभी ओयांग की मदर आगे बढ़ते हुए चिंगलियो को मारते हुए बोलती है तुम चुड़ैल कहेगी, तुमने मेरे पोते को मार दिया, तुम्हें नर्क में जाना चाहिए। तभी पीछे से ओयांग भी चिल्लाते हुए बोलती है इसे थप्पड़ मारिए मॉम। तभी गुनयाक्सु आगे बढ़ के ओयांग की मदर के हाथ को पकड़ लेता है और फिर उसके हाथ को पीछे झटक देता है, जिससे ओयांग की मदर पीछे चली जाती है। और फिर गुनयाक्सु चिल्लाते हुए बोलते हैं अपने कदम पीछे ही रखो। तभी ओयांग अपनी मदर को संभालते हुए बोलती है गुनयाक्सु को, गुनयाक्सु, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरी मदर को ऐसे धक्का नहीं दे सकते। तभी सेंजुनियो नाटक करते हुए चिंगलियो को बोलती है चिंगलियो, तुमने पहले ही मेरे बच्चे को मार दिया है, अब तुम मेरी जिंदगी से तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनते ही चिंगलियो ताली बजाने लगती है और फिर बोलती है सेंजुनियो, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए इतना अच्छी एक्टिंग करने के लिए। तुमने जो ये नाटक किया फेक प्रेगनेंसी का, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ये पूरी तरह से रियल जैसा लग रहा है।
ये सुनते ही जिनित्सु ओयांग और उसकी मदर चौंक जाते हैं। तभी ओयांग बोलती है, क्या भाभी प्रेग्नेंट नहीं थी, उसका नाटक कर रही थी। ये सुनते ही ओयांग की मदर बोलती है, ये इम्पॉसिबल है, ये झूठ बोल रही है। तभी सेन जिन्यू घबराते हुए बोलती है, चिंगलियू आखिर तुम ये क्या कह रही हो? तुमने वहाँ पर मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर गई थी फ्लोर में, और जिससे मेरा मिसकैरेज हो गया और मैंने अपने बच्चे को खो दिया। ये सुनते ही हमारी फैमिली गुस्से से वो सारे रिपोर्ट्स सेन जिन्यू की तरफ फेंकते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारा मिसकैरेज कैसे हो सकता है? वो जो ब्लड उस समय तुम निकला था वो तुम्हारा नॉर्मल ब्लड था, तुम पहले से ही प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तभी वो सारे पेपर्स जाके सेन जिन्यू को लगते हैं और फिर बिखर जाते हैं। तभी जिनित्सु आगे बढ़ता है और उनमें से एक रिपोर्ट्स को उठा लेता है। तभी जिनित्सु जिन्यू की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, जिन्यू आखिर ये सब क्या है? तुमने हमारे साथ नाटक किया कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी जिन्यू आगे बढ़ते के साथ फिर से नाटक करते हुए रोते हुए बोलती है, जिनित्सु ये सारे रिपोर्ट्स नकली हैं। चिंगलियू ने गोन्याक्सु के साथ मिलके ये सारे नकली कागज बनाए हैं, प्लीज मेरे बात का भरोसा करो। ये बात सुनते ही गोन्याक्सु स्माइल करते हुए बोलते हैं, अच्छा तो मैंने फेक रिपोर्ट बनाई है, तो चलो देखते हैं किसने फेक रिपोर्ट बनाई है। तभी गोन्याक्सु जूनियर को बोलते हैं, अच्छा तो ठीक है, देख लेते हैं कौन सा रिपोर्ट नकली है। तभी वो चुटकी बजाते हैं, उनका बॉडीगार्ड आता है। तभी वो अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं, जाओ और उस नर्स को पकड़ के लाओ जिसने मिस्टेस लू को नकली रिपोर्ट्स दिए हैं। ये सुनते ही बॉडीगार्ड बोलता है, ठीक है सर। और फिर बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनते ही सेन जिन्यू बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और वो अपने मन में बोलती है, अगर सच सबके सामने आ गया कि मैंने ही नर्स को बोल के नकली रिपोर्ट्स बनाए हैं तो फिर मैं बिल्कुल भी बचने वाली नहीं हूँ। तभी वो बॉडीगार्ड्स नर्स को पकड़ के ले आते हैं और बोलते हैं, प्रेसिडेंट यही है वो नर्स जिसने फेक रिपोर्ट्स दी थी सेन जिन्यू को। तभी वो नर्स बोलती है, आखिर तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? तभी गोन्याक्सु उस नर्स को बोलता है, जल्दी से सच सबको बताओ कि तुमने मिसेस लू के साथ कौन सा डील किया था। ये सुनते ही नर्स बोलती है, मैं बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं जानती हूँ। ये सुनते ही गोन्याक्सु उसे धमकाते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, सबको सच बता दो वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा मैं उसका जिम्मेदार नहीं रहूँगा। गोन्याक्सु की ये बात सुनते ही वो नर्स भी घबरा जाती है और बोलती है, मिस्ट्रेस लू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। नर्स की ये बात सुनते ही सेन जिन्यू बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और बोलती है, अरे नहीं, अब ये सच सबको बता देगी। तभी वो नर्स रोते हुए सबको सच बता देती है कि मिस्ट्रेस लू वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं फेक रिपोर्ट्स बनाऊं कि वो प्रेग्नेंट है और उनका बच्चा मर चुका है। नर्स की बातें सुनते ही जिनित्सु बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तो इसका मतलब फेक रिपोर्ट्स, वो सारे फेक रिपोर्ट्स थे जो जूनियो ने मुझे दिखाए थे। तभी जिनित्सु सेन जिन्यू की तरफ देखते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तुम बस हमारे साथ ऐसा नाटक कर रही थी कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। तभी हमारी फैमिली भी गुस्से से सेन जिन्यू को बोलती है, सेन जिन्यू तुम बहुत ज़्यादा ही घिनौनी हो, मैं सोच भी नहीं कर सकती थी कि तुम मेरे साथ इतना नीच हरकत करोगी। तुम मुझे फंसाना चाहती थी कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया है, लेकिन तुम प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये सुनते ही जिनित्सु भी गुस्से से सेन जिन्यू को बोलता है, अभी जो चिंगलियू ने कहा क्या वो सच है जिन्यू? तभी जिन्यू रोते हुए बोलती है, हनी मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। लेकिन तभी जिनित्सु उसे पीछे धक्का दे देता है, बोलता है, मुझसे दूर रहो। तभी सेन जिन्यू पीछे बेड पे गिर जाती है। तभी जिनित्सु गुस्से से सेन जिन्यू की तरफ बोलते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठा नाटक करने की कि तुम प्रेग्नेंट हो? सेन जिन्यू तुम अपने मजे के लिए हमारे सबके साथ इतना बड़ा नाटक कर रही थी। तभी सेन जिन्यू रोते हुए बोलती है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं है। तभी पीछे से ओयांग की मदर गुस्से से बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा मजाक करने की? तुमने मुझे कहा था कि आने वाला बच्चा लड़का है, तुमने मुझसे झूठ कहा, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। ये बोलते के साथ वो सेन जिन्यू को मारने लगती है और तभी वो बोलती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी सेन जिन्यू बोलती है, कोई मेरी मदद करो।
ये सब देख के हमारी फैमिली बनी मन बोलती है, इन दोनों की लड़ाई को देखना बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तभी जिंसू आगे बढ़ता है और चिंगलियू को बोलता है, मुझे माफ़ कर दो चिंगलियू, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा होगा। तभी हमारी फैमिली लीडर बोलती है, तुम्हें मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए था लू जिंसू, मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती हूँ। ये बात सुनते ही लू जिंसू कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमारी फैमिली लीडर सेंजिनियो की तरफ जाते हुए बोलती है, मुझे एकदम सच सच बताओ सेंजिनियो कि उस धमाके के पीछे कौन था जो फैक्ट्री में हुआ था। ये बात सुनते ही सेंजिनियो नाटक करते हुए बोलती है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है उस धमाके के पीछे कौन था, मैं बस तुमसे डिस्कशन करने के लिए आई थी वहाँ पर चिंगलियू। सेंजिनियो की बात सुनते ही हमारी फैमिली गुस्से से सेंजिनियो को बोलती है, आखिर तुम ऐसा झूठ बोल कैसे सकती हो। लेकिन तभी गोन्याक्सू आगे बढ़ के हमारी फैमिली के कंधे पे हाथ रख देता है और फिर गोन्याक्सू पीछे मुड़ते हुए सेंजिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं उस बात का इन्वेस्टिगेशन जरूर कराऊंगा कि उस दिन फैक्ट्री में किसने धमाका किया है और तुम ये बात को बिल्कुल भी छुपा नहीं पाओगी सेंजिनियो। और जैसे ही तुमसे रिलेटेड कोई भी सबूत मुझे मिलता है तो फिर तुम बिल्कुल भी बचने वाली नहीं हो। तभी गोन्याक्सू फिर से बोलता है, ये बात सुन के तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया, तुम आखिर क्या सोच रही हो सेंजिनियो। ये सुनते ही सेंजिनियो बोलती है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ और फैक्ट्री में जो भी धमाका हुआ था उसमें मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली को ले जाते हुए बोलता है, हमें तो लू फैमिली को शुक्रिया कहना चाहिए कि आज हमें इतना इंटरेस्टिंग शो देखने के लिए मिला। चलो चिंगलियू हम लोग अब यहाँ से चलते हैं। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है, अच्छा ठीक है चलो। ये सारी बात सुनते ही सेंजिनियो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और अपने मन में बोलती है, डैम इट, ये लोग कितने ज़्यादा ही बुरे हैं, ये लोग जाते के साथ ही मेरा मजाक उड़ा के चले गए। तभी सेंजिनियो नाटक करते हुए जिंसू को बोलती है, हाँ नहीं देखो ना गोन्याक्सू और चिंगलियू कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ, वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन तभी जिंसू उसके मुंह पे एक और चाटा मार देता है और फिर जिंसू सेंजिनियो को चिल्लाते हुए बोलता है, वो जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ये सब तुम्हारी गलती है, अब मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ जुनियो। डिवोर्स का नाम सुनते ही सेंजिनियो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो जिंसू, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री करने वाली नहीं हूँ। ये उस बात सुनते ही जिंसू पीछे की तरफ मुड़ जाता है और फिर सेंजिनियो को बोलता है, अच्छा तो तुम ये बात से एग्री नहीं करोगी तो फिर तुम्हें लू फैमिली में कदम रखने का कोई भी हक नहीं है, तुम ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। तभी ओयांग की मदर भी चिल्लाते हुए बोलती है, तुम आज से मेरी बहू नहीं हो ओयांग, आज के बाद तुम इन्हें भाभी नहीं बोलोगी, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये सुनते ही ओयांग बोलती है, ठीक है मॉम। ये बोलते के साथ वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जूनियर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है, अपना मोबाइल निकालती है और फिर अपने मन में बोलती है, चिंगलियू तुम चुड़ैल कहेंगी, तुमने मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा ही बुरा किया। फिर वो हुयांग को कॉल लगा देती है। तभी हुयांग कॉल को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी सेन जूनियर बोलती है, हेलो मिस हुयांग, मैं सेन जूनियर बोल रही हूँ। सेन जूनियर का सुनते ही हुयांग स्माइल करते हुए बोलती है, ओ हाँ मिस सेन जूनियर, बोलिए हमारा जो फैक्ट्री वाला प्लान था क्या वो सक्सेस हो गया है? ये सुनते ही सेन जूनियर बोलती है, नहीं हमारा काम सक्सेस नहीं रहा, गोन्याक्सू ने सही टाइम पर चिंगलियू को बचा लिया। अब वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो किसने करवाया था। ये सुनते ही ओयांग को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बोलती है, क्या उन्होंने कुछ भी पता लगाया है उस फैक्ट्री के धमाके के बारे में? ये सुनते ही सेन जूनियर बोलती है, अभी तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मिस हु, हमें कुछ न कुछ करके चिंगलियू को हटाना ही होगा। ये सुनते ही हुयांग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और सेन जूनियर को बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं कोई दूसरा प्लान कर लूँगी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये बोलते साथ वो फ़ोन को कट कर देती है और वो गुस्से से अपने मन में सोचती है, मुझे अपने प्लान को और ज़्यादा ही जल्दी करना होगा, मुझे चिंगलियू के रेपुटेशन को गिराना होगा। ये सब सोच ही रही होती है, तभी हुयान के पीछे से कोई उसे बोलता है, मिस हुयान। ये सुनते ही हुयान पीछे मुड़ के उसे देखती है।
तभी ओयांग उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोलती है, तुम बहुत सही समय पे आई हो जिनयून। फिर हमें पता चलता है जो हुयान के सामने खड़ा है उसका नाम जिनयून है। तभी हुयांग बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत समय बाद देखा है, अब तुम्हारा बारी है मेरे लिए कुछ करने का। ये सुनते ही जिनयून बोलती है, श्योर मिस हु, आखिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ये सुनते ही हुयांग बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम चिंगलियू के कंपनी में ज्वाइनिंग लो और फिर कोई तरीका निकालो ताकि तुम उस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सको। ये सुनते ही जिनयून बोलती है, ठीक है, मैं इस बारे में समझ गई। तभी हुयान स्माइल करते हुए अपने मन में बोलती है, अब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी रास्ता छोड़ने वाली नहीं हूँ चिंगलियू, अब तो गोन्याक्सु भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर हमें चिंगलियू और गोन्याक्सु के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फीमेल गोन्याक्सु से बोलती है, थैंक यू गोन्याक्सु मेरी मदद करने के लिए, अगर तुम नहीं होते तो मैं सेंट जिनियो को अब अकेले हैंडल नहीं कर पाती। ये सुनते ही गोन्याक्सु उसके करीब जाते हुए बोलता है, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार बताया है, मेरे साथ इतना अच्छे से पेश आने की कोई भी जरूरत नहीं है नॉर्मल पेश आने के लिए। ये सुनते ही हमारी फीमेल शर्माते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है गोन्याक्सु। तभी हमारी फीमेल गोन्याक्सु से बोलती है, क्या तुमने उसके बारे में सोचा है कि अगर लू जिनित्सु जूनियर को डिवोर्स दे देता है तो फिर वो क्या करेगी? ये सुनते ही गोन्याक्सु सीरियस लुक बनाते हुए बोलता है, ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि लू जिनित्सु को फाइनेंशियल सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है और सेन फैमिली बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन अगर जिनित्सु जूनियर को डिवोर्स दे देता है तो फिर सेन फैमिली उसकी मदद करना छोड़ देगी, इसलिए मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है कि वो डिवोर्स देगा। ये सुनते ही हमारी फैमिली अपने मन में सोचती है, शायद ये सही कह रहा है, शायद सेन जूनियर की फैमिली ही ज़्यादातर जिनित्सु को सपोर्ट करती है, इसीलिए जिनित्सु उसको डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। ये सब सोच ही रही होती है, तभी गोन्याक्सु अपना हाथ बढ़ा के हमारे फीमेल के हाथ को पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तभी हमारी फीमेल गोन्याक्सु के ऊपर आ जाती है। तभी गोन्याक्सु हमारी फीमेल को बोलता है, आखिर तुम इस बारे में मुझसे क्यों इतना पूछ रही हो चिंगलियू? क्या तुम लू जिनित्सु के पास वापस जाना चाहती हो? ये बात सुनते ही हमारी फीमेल गोन्याक्सु को बोलती है, इम्पॉसिबल, मैं उसके पास बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लू जिनित्सु सेन जिनियो को डिवोर्स ना दे, क्योंकि लू जिनित्सु अगर सेन जिनियो को डिवोर्स दे देता है तो सेन फैमिली उसकी मदद करना छोड़ देगी और फिर लू जिनित्सु की फैमिली नीचे चली जाएगी। ये बात सुनते ही गोन्याक्सु हमारे फीमेल के चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, अब लू जिनित्सु के बारे में सोचना बंद करो, मैं ही वो मैन हूँ जिसे तुम अपने मन में हर बार सोच सकती हो चिंगलियू, और किसी के बारे में नहीं। ये सुनते ही हमारी फीमेल शर्माते हुए उसके माथे में मारते हैं और बोलती है, तुम मेरे साथ ना अजीब बिहेव मत करो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं लू जिनित्सु को अभी भी पसंद करती हूँ। तभी गोन्याक्सु हमारी फीमेल को बोलता है, अब तुम्हें पता ही होगा कि मैं सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता हूँ। ये सुनते ही हमारी फीमेल शर्माने लगती है। ये बोलते के साथ वो हमारी फीमेल को पकड़ लेता है और बोलता है, चिंगलियू। और फिर वो हमारी फीमेल के करीब जाते हुए बोलता है, तुम ही हो वो जो मैं चाहता हूँ। ये बोलते के साथ वो हमारी फीमेल को किस कर देता है। तभी हमारे गोन्याक्सु हमारे फीमेल के कान में बोलता है, चिंगलियू, क्या तुम पूरी तरह से मेरी होना चाहती हो? ये सुनते ही हमारी फीमेल बोलती है, हाँ, और ये बोलते के साथ वो उसे किस कर देती है। तभी हमारी फीमेल अपने मन में बोलती है, मुझे यहाँ पर ऑनेस्टली जवाब देना है, मैं गोन्याक्सु के प्यार में पड़ चुकी हूँ। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फीमेल ऑफिस में जा रही होती है। तभी वो अपने मन में सोच रही होती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं गोन्याक्सु के साथ कल रात भर थी। तभी लिंडा उसे बोलती है, आखिर तुम क्या सोच रही हो चिंगलियू? ये सुनते ही हमारी फीमेल घबरा जाती है। तभी हमारी फीमेल लिंडा को बोलती है, ओह, ये तुम हो लिंडा, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। लेकिन लिंडा बोलती है, अच्छा तो ये बात है, तो लेकिन तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो चुका है? ये सुनते ही हमारी फीमेल हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, और अपने आप को होकने लगती है अपने हाथ से। ये सुनते ही लिंडा बोलती है, अच्छा ठीक है, बाय द वे मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ।
वो हमारी एक न्यू एम्प्लॉय है। फिर में उसी लड़की को दिखाया जाता है। तभी ओलिंडा बोलती है इसका नाम जिन यून है और ये भी एक डिज़ाइनर है जो आज से हमारे साथ काम करेगी। और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 113, 114, 115। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।